कहते हैं कर्म का अपना कोई मेन्यू नहीं होता। कर्मा आपने सुना होगा। आपके जीवन की थाली में वही परोसा जाता है जिसके आप लायक होते हैं, और ये आपके कर्म इस बात को तय करते हैं। विकास दुबे ने वर्षों तक नेताओं और पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचाया, उनके लिए काम किया, लेकिन अब उसके कर्म ही उसका पीछा कर रहे हैं और उसने 30 वर्षों तक जो बोया अब उसे काटने का समय आ गया है। और यहां पर भगवान ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, और शायद यही वजह है कि ईश्वर की शरण में जाकर भी वो खुद को बचा नहीं पाया। जान तो उसकी बच गई, एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कितने दिन तक बचेगी ये कहना अभी भी मुश्किल है। अगर वो ये समझता है कि अब उसकी जान बच गई तो शायद ये उसकी गलतफहमी होगी, लेकिन कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन तक का सफर उसने एक शातिर अपराधी की तरह किया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए भी वो लगातार बचता रहा, और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि पुलिस उसे मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक ना कर पाए। उसके परिवार को भी उसकी गिरफ्तारी की खबर टेलीविजन पर न्यूज देखकर ही मिली। यानी विकास दुबे अपने पीछे अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था। वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि टेक्नोलॉजी उसे एक दिन पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा देगी, और आजकल हर बड़ा अपराधी मोबाइल फोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ही पकड़ा जाता है। मजे की बात यह है कि वर्ष 2020 के इस साल में, इस जमाने में, जब सर्विलांस को सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है, जब सर्विलांस के इतने बड़े बड़े तरीके आपके पास आ चुके हैं, आप कोई भी फोन ट्रैक कर सकते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया साइट ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, ऐसे में यह कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति की जानकारी संबंधित संस्थाओं को है, सुरक्षा संस्थाओं को सबके बारे में पता है। ऐसे में पुलिस द्वारा एक अपराधी को ना पकड़ पाना पुलिस के काम करने के तरीके पर और हमारे सर्विलांस के सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। कुख्यात अपराधियों की एक बुरी आदत होती है, और वो ये कि उन्हें पुलिस से तो डर लगता है, लेकिन आम लोगों को वो अपने लिए कोई खतरा नहीं मानते। ये अपराधी मानकर चलते हैं कि आम लोगों के बीच इनकी छवि रॉबिन हुड वाली है और इन्हें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पब्लिक सब जानती है और वो इन अपराधियों से कुछ समय के लिए डर तो जाती है, लेकिन इनके बहकावे में कभी नहीं आती। उदाहरण के लिए कोलंबिया का एक ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार भी खुद को लोगों के बीच रॉबिन हुड ही मानता था। जब उसका साम्राज्य अपने चरम पर था तो उसके संगठन की रोज की कमाई 500 करोड़ रुपए के आसपास थी। सोचिए, हर रोज 500 करोड़ रुपए कमाता था, लेकिन एक दिन वो उसी जनता के बीच पुलिस की गोली का शिकार हुआ जिनके बीच वो खुद को रॉबिन हुड मानता था और साबित भी करता था। इसी तरह मेक्सिको का एक ड्रग माफिया एल चापो गुजमैन भी लोगों के बीच ऐसी ही छवि रखता था। एक समय में उसकी रोज की कमाई 20 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन वर्ष 2016 में आम लोगों की सूचना पर ही एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज वो अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। इसलिए अपराधी कोई भी हो, एक ना एक दिन उसका और उसके अपराधों का अंत जरूर होता है। बुरे कर्म ऐसे कारागार यानी जेल की तरह होते हैं जिसकी सजा हर किसी को एक ना एक दिन जरूर भुगतनी पड़ती है। जब गैंगस्टर बनने के सपने के साथ कोई अपराधी अपराध की दुनिया में कदम रखता है, सिस्टम में बैठे लोग ऐसे अपराधियों के सपनों को साकार करते हैं और उन्हें रातों रात बाहुबली बना देते हैं। बाहुबली शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अपराधियों को ये शब्द बड़ा पसंद है और अपराधियों की पूरी दुकान इस बाहुबली की छवि की वजह से ही चलती है और फिर हमारे देश के नेता उनसे पूरा काम लेते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि 30 वर्षों तक विकास दुबे किसी को नजर क्यों नहीं आया, या फिर सिस्टम विकास दुबे को बार बार देखकर भी अपनी आंखें फेर क्यों लेता था। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे सिस्टम में ये विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया। मैंने तुम्हें कहा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद शान के साथ अपना नाम बताने वाले इस अपराधी को कोई डर नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसे यकीन होगा कि करीब 30 वर्षों के आपराधिक इतिहास में नेताओं और सिस्टम के जिस आशीर्वाद से ये अब तक बचा रहा, वो आगे भी इसे बचाते रहेंगे। विकास दुबे ने 1992 में पहली हत्या की थी। इसके बाद डर फैलाकर उसने अपने इलाके में पकड़ बनाई। इससे वो नेताओं की नजर में आ गया
क्योंकि वोट के लिए नेता अपराधियों को भी संरक्षण देने से नहीं हिचकते। और यही विकास दुबे के साथ भी हुआ। विकास दुबे 1996 में तत्कालीन बीएसपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। तब विधानसभा चुनाव में हरिकिशन श्रीवास्तव की विकास दुबे ने बहुत मदद की और वो चुनाव जीत गए थे। तब से विकास दुबे हरिकिशन श्रीवास्तव का दाहिना हाथ बन गया था। इस चुनाव के दौरान विकास दुबे का विवाद बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला से हुआ था। 2001 में शिवली थाने में घुसकर विकास दुबे ने तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की बेरहमी से हत्या की थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार कर नहीं पाई। 6 महीने बाद विकास दुबे ने कोर्ट में सरेंडर किया था। वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया कर्मियों से निवेदन करना चाहता हूं, राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या हुई थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हुआ तो एक नहीं सैकड़ों विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। विकास दुबे का डर ऐसा था कि 30 पुलिस कर्मियों के बीच थाने के अंदर मंत्री की हत्या करने के बाद भी उसके खिलाफ किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं दिखाई। यहीं से विकास दुबे का अपराध और राजनीति दोनों में कद बढ़ता चला गया। नेताओं के लिए काम करना, ठेकों में कमीशन लेना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, व्यापारियों से अवैध वसूली करना, इस तरह से विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कई नेताओं का चहेता बन गया। कानपुर की बिठूर, कल्याणपुर, बिल्हौर जैसी विधानसभा में विकास दुबे का रसूख बढ़ता चला गया और ये ब्राह्मण राजनीति को आगे बढ़ाने लगा। पिछले 20 सालों से कानपुर के घिमाऊ जिला पंचायत क्षेत्र से इसके परिवार से कोई ना कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है। विकास दुबे खुद भी जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। मौजूदा समय में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत के सदस्य है। सरकार तो जो समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। हालांकि विकास दुबे अपनी सुविधा के हिसाब से अपना नेता और अपनी पार्टी बदलता रहा है। उसका संपर्क उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से रहा, खासतौर पर कानपुर और आसपास के इलाकों में। उसकी पहचान करीब करीब हर पार्टी के नेता से रही है। कहा जाता है कि 2017 में एसटीएफ की पूछताछ में विकास दुबे ने बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा और भगवती सागर को अपना करीबी बताया। विकास दुबे ने दावा किया था कि ये नेता उसकी मदद करते हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस आरोप का खंडन किया था। बीएसपी के स्थानीय नेताओं से विकास दुबे का पुराना और अच्छा संपर्क रहा है। जब 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी तो विकास दुबे का प्रभाव और बढ़ गया था। तब इसने कीमती जमीनों पर जमकर अवैध कब्जा किया और करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बना ली। उत्तर प्रदेश के कई नेताओं और कई पुलिस अधिकारियों के साथ विकास दुबे या फिर उसके सहयोगियों की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। हालांकि अब हर पार्टी और उसके नेता विकास दुबे से पल्ला झाड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास दुबे के मोबाइल कॉल्स की डिटेल्स सार्वजनिक की जाए, जिससे सच्ची मिलीभगत का पता चल सके। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कहा, विकास दुबे के राजनीतिक संरक्षक उनके कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसकी उंगली है वो उठती है तो वो सीधी सीधी सरकार की ओर उठती है। सरकार की नाकामी है, सरकार की कमी है, सरकार की त्रुटियां हैं और इस पर हम समझते हैं कि सरकार को जनता के सामने आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। आज आप भी सोच रहे होंगे कि हमने इस गैंगस्टर को इतना समय क्यों दिया और हम इसके बारे में आज इतनी बात क्यों कर रहे हैं। हम चाहते तो इसके बारे में बात नहीं भी कर सकते थे, लेकिन ये खबर हमारे लिए अपराध की खबर नहीं है। ये खबर हमारे लिए एक सामाजिक खबर है। इसलिए हम आज आखिर में आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक समाज मजबूत तब बनता है जब वो ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ आवाज़ उठाता है और उन्हें शह नहीं देता।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसे गैंगस्टर से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के डरपोक गैंगस्टर सिर्फ डर के नाम पर ही अपनी दुकान चलाते हैं और जहां आप डरे वहीं पर इन्हें लगता है कि ये बहादुर हो गए, जबकि हकीकत ये होती है कि इस तरह के अपराधी अंदर से बहुत डरपोक होते हैं और हमारा समाज इनसे डर कर इन्हें बहादुर बना देता है। बंदूक चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक उंगली की जरूरत होती है और ऐसे कायर लोगों के हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए तो ये लोग भी अक्सर गोली चला देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मजबूत समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और हम फिर से ये कह रहे हैं कि ये अपराधी बहुत डरपोक अपराधी था, लेकिन इसे डराने वाला कोई आम आदमी इसे मिला नहीं। आपके शहर में भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे अपराधी हों, क्योंकि इस तरह के विकास दुबे हमारे देश में हर शहर में हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। डरिए नहीं, रिपोर्ट कीजिए और जो लोग इन्हें संरक्षण देते हैं उनकी भी आप पोल खोलिए। अब वो जमाने चले गए, ये 2020 का भारत है, अब वो जमाने चले गए जब ये सारी बातें वर्षों तक चलती रहती थी। इसलिए तुरंत आपको एक्ट करना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस दिन आपने हिम्मत दिखा दी उस दिन आपको समझ में आ जाएगा ये अपराधी कितने कायर होते हैं, कितने डरपोक होते हैं। यहां हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम चीन के बहिष्कार की बात करेंगे। चीन का बहिष्कार सस्ता नहीं है बल्कि महंगा है और यह करने में आपकी जेब से थोड़ा सा ज्यादा पैसा जाएगा और जो व्यापारी लोग हैं उनका मुनाफा भी कुछ कम हो जाएगा। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.